बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रीटी इमरान सीरीज़ मुसन्निफ मज़हर कलीम M.A। टेलीफोन की घंटी बजते ही ब्रुक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने सर्द लहजे में कहा। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात कीजिए बॉस। दूसरी तरफ से इसके पीए ने कहा तो ब्रुक के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि बॉब वुड की तरफ से रिपोर्ट इससे मिल चुकी थी कि सगशाका इसके पास पहुंच चुके हैं। यस सर, मैं ब्रुक बोल रहा हूँ, ब्रुक ने मौदवाना लहजे में कहा। ब्रुक, तुम्हारी नारफॉक से बात हुई है? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। नारफॉक से? जी हाँ, कल रात हुई थी। मैंने इसे मिशन मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी थी। इसे वाकई एक्रीमिया के लिए कारनामा सर अंजाम दिया है, ब्रुक ने कहा। जो कारनामा सर अंजाम दिया गया था वो ख़त्म हो गया है। नारफॉक ने सरगशाका को अपनी तहवील में रखा हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता रात सरगशाका इंतहाई खुफिया हिफाजती इंतजाम के बावजूद गायब हो गए हैं, चीफ सेक्रेटरी ने तल्ख लहजे में कहा। क्या क्या कह रहे हैं आप? सरगशाका गायब हो गए हैं? ये कैसे हो सकता है? ब्रुक ने जानबूझकर हैरत का इजहार करते हुए कहा। और नारफॉक का ख्याल है कि इस कार्रवाई में तुम्हारा हाथ है, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा था कि नारफॉक की तुमसे आज बात हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। मेरा हाथ? क्या मतलब? क्या नारफॉक पागल हो गया है? मैंने तो इसे ये मिशन दिया था, और अब मैं खुद ही सरगशाका को क्यों गायब करूंगा? क्या मैं एक्रीमिया का गद्दार हूँ? इसने किस बरते पर यह मकाना बात की है? ब्रुक ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा। वो सबूत की तलाश में है। अभी इसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसका कहना यही है कि इसके ख्याल के मुताबिक नारफॉक के इस मिशन को मुकम्मल करने और मुझसे बराह रास्त रब्ता करने ने तुमने इसे अपनी तौहीन समझा है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। यह इंतहाई गलत बात है जनाब। नारफॉक को ऐसी अहमकाना बात करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर वो खुद सरगशाका की हिफाजत नहीं कर सका तो इसका ये मतलब नहीं कि वो अब दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दे, ब्रुक ने गुस्सीले लहजे में कहा। अज खुद सरगशाका तो वहाँ से गायब नहीं हो सकते ना, और पूरे एक्रीमिया की इंटेलिजेंस और दूसरी एजेंसियाँ विलिंगटन से बाहर जाने वाले हर रास्ते को चेक कर रही हैं, और सरगशाका अभी तक विलिंगटन से बाहर नहीं गए। फिर कौन ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तो वैसे भी कामरून में है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। और तो कोई भी ये काम नहीं कर सकता। दो ही सूरतें हैं, एक तो यह कि कामरून के सरकारी एजेंटों ने ऐसा किया है, या फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ऐसा कर सकती है, और किसी का तो इस मामले में दखल भी नहीं हो सकता, ब्रुक ने कहा। तुम ऐसा करो कि अपनी पूरी एजेंसी को सरगशाका की तलाश पर लगा दो। अगर तुम्हारी एजेंसी किसी भी तरह सरगशाका को तलाश कर लेती है तो फिर तुम्हें क्रीमिया का सबसे बड़ा अवार्ड देने की भी सरकारी सतह पर सिफारिश की जा सकती है, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। आपने अब बताया है, और अब मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि सरगशाका को जिंदा या मुर्दा तलाश कर लूं, ब्रुक ने कहा। तुमने जिंदा या मुर्दा की बात दुरुस्त की है। जिंदा या मुर्दा दोनों सूरतों में सरगशाका की बरामदगी एक्रीमिया के हक ही में जाएगी, चीफ सेक्रेटरी ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। ये बुरा हुआ। नारफॉक ने बराह रास्त मुझ पर शक करके सारा खेल बिगाड़ दिया है। अब अगर मैंने सरगशाका को हुकूमत के हवाले कर दिया तो फिर ये शक यकीन में बदल जाएगा, ब्रुक ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। और फिर चंद लम्हे खामोश बैठने के बाद इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस बॉस, दूसरी तरफ से इसके पीए की आवाज़ सुनाई दी। नारफॉक को तलाश करो, जहाँ भी हो इससे मेरी बात कराओ, ब्रुक ने कहा, और रिसीवर रखकर इसने फ़ोन का रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि फिर हाथ वापस खींच लिया। नहीं, अब यहाँ से बॉबवुड को फ़ोन करना गलत होगा। नारफॉक को अगर शक मुझ पर है तो इसे लामहला फ़ोन टेप करने का बंदोबस्त भी कर रखा होगा, ब्रुक ने बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो ब्रुक ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने कहा। जनाब, नारफॉक साहब से बात करें बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, ब्रुक बोल रहा हूँ, ब्रुक ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। नारफॉक बोल रहा हूँ ब्रुक, नारफॉक की सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। नारफॉक, अभी चीफ सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया था। मुझे इनकी ये बात सुनकर दिली सदमा पहुंचा है कि तुमने सरगशाका के गायब कराने का इल्ज़ाम बराह रास्त मुझ पर लगा दिया है। हालांकि तुम भी अच्छी तरह जानते हो, और चीफ सेक्रेटरी भी, मुझे क्या ज़रूरत थी ये काम करने की, ब्रुक ने शिकवा करने के अंदाज में कहा। देखो ब्रुक, सूरत हाल का जिस तरह भी तज्जिया किया जाए बात तुम पर ही आती है।
पाकेशिया सीक्रेट सर्विस किसी तरह भी मैरिड बिल्डिंग तक नहीं पहुंच सकती, और जिस कमरे में सगशाका थे वहां से इन्हें सिवाय इसके कि मेरे किसी आदमी को साथ शामिल किया जाए नहीं निकाला जा सकता। रात को मैंने सगशाका से मुलाकात की और इसके बाद हिफाजती इंतजामात मैंने खुद ऑन किए थे। दूसरे रोज जब मैं वहां पर गया तो हिफाजती निज़ाम वैसे ही ऑन था, लेकिन सगशाका पुरअसरार तौर पर गायब थे और किसी को मालूम नहीं था कि वो कैसे गायब हुए हैं, नॉरफॉक ने कहा। तो इससे ये कैसे साबित हो गया कि ये काम मैंने कराया है, ब्रुक ने कहा। देखो ब्रुक, असल बात यह है कि मेरे पास ऐसी इत्तलात मौजूद हैं कि मेरे सबसे बड़े हरीफ ग्रुप एडवर्ड से तुम्हारे गहरे ताल्लुकात हैं, और एडवर्ड के पास मेरे और मेरे हेडक्वार्टर के बारे में ऐसे राज मौजूद हैं कि जिनकी मदद से ये काम कराया जा सकता है। बहरहाल मैं काम कर रहा हूँ। अगर मुझे यकीन आ गया कि मेरा अंदाज़ा गलत था तो मैं खुले दिल से तुमसे माफ़ी मांग लूँगा, और अगर मुझे सबूत मिल गया कि वाकई तुमने ये काम किया है तो फिर तुम्हारी और मेरी हमेशा के लिए दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सगशाका की इस तरह मेरी तहवील से गुमशुदगी ने मुझे ज़बरदस्त जहनी और माशी धचका पहुँचाया है, नॉरफॉक ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। हो करते रहें तलाश से, ब्रुक ने बड़बड़ाते हुए कहा, और इसने रिसीवर रख दिया। लेकिन अभी इसने रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी बज उठी और ब्रुक ने रिसीवर उठा लिया। यस, ब्रुक ने कहा। बॉस, आपकी बच्ची मार्गरेट का फ़ोन है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो ब्रुक बेख्तियार चौंक पड़ा। मार्गरेट का क्या मतलब? इसने क्यों फ़ोन किया है? कराओ बात, ब्रुक ने हैरत भरे लहजे में कहा। हेलो डैडी, मैं मार्गरेट बोल रही हूँ, आप फ़ौरन घर आ जाएं। मम्मी की तबीयत बेहद ख़राब है, लेकिन वो अस्पताल भी फ़ोन नहीं करने देती। इनका कहना है कि डैडी को बुलाओ फ़ौरन। दूसरी तरफ से मार्गरेट की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है उसे? सुबह तो अच्छी भली थी, ब्रुक ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, बस आप आ जाएं फ़ौरन, बच्ची ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ब्रुक ने कहा, और रिसीवर रखकर वो उठ खड़ा हुआ। क्या हो गया है ट्रेसी को? ब्रुक ने होंठ चबाते हुए कहा, और फिर वो तेज से कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से अपनी रिहाइश गाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। नॉरफॉक अपने ऑफिस में बड़ी बेचैनी के आलम में टहल रहा था। वो बार बार मेज पर रखे हुए स्पेशल ट्रांसमीटर की तरफ देखता और फिर टहलना शुरू कर देता। ब्रुक से इसकी 1 घंटा पहले बात हुई थी, और इससे ब्रुक के एहतजाज के बावजूद इसे कह दिया था कि इसका शक इसी पर है, और वाकई इसे न सिर्फ शक था बल्कि मुकम्मल यकीन था कि सगशाका के गायब होने की कार्रवाई के पीछे ब्रुक ही का हाथ है। इसने फैसला कर लिया था कि वो हर कीमत पर सगशाका को ट्रेस करके वापस हासिल करेगा, चाहे इसके लिए इसे कोई भी इकदाम क्यों न करना पड़े, और इसने काम शुरू कर रखा था। इसके आदमी ब्रुक और एडवर्ड दोनों के खिलाफ काम कर रहे थे, और इसे इनकी तरफ से इंतहाई बेचैनी से किसी अहम क्लू का इंतजार था। वो चाहता था कि इसे मामूली सा क्लू भी मिल जाए तो वो भूखे उकाब की तरह इस पर झपट पड़ेगा। लेकिन इसकी बेचैनी अपनी जगह, मगर अभी तक कोई अहम क्लू हाथ नहीं लग सका था। अभी नॉरफॉक टहल ही रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। ये ट्रांसमीटर कॉल की बजाय फ़ोन किसका आ गया? नॉरफॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा, और जल्दी से आगे बढ़कर इसने रिसीवर उठा लिया। यस, नॉरफॉक ने तेज लहजे में कहा। जैकब बोल रहा हूँ बॉस, मैंने सगशाका का सुराग लगा लिया है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ सुनाई दी तो नॉरफॉक भी इख्तियार उछल पड़ा। कैसे? कहाँ है वो? किसके पास है? नॉरफॉक ने इंतहाई बेचैन से लहजे में कहा। बॉस, सगशाका सैगर के इंतहाई खुफिया पॉइंट ब्रिज स्क्वायर में मौजूद हैं। इन्हें बेहोश रखा जा रहा है। इस ब्रिज स्क्वायर का इंचार्ज बॉबवुड है। ब्रिज स्क्वायर टेम्पल रोड पर सुर्ख रंग की इमारत है, और बॉस ये काम एडवर्ड ने किया है। दूसरी तरफ से जैकब ने कहा। कैसे मालूम हुआ है? तफसील बताओ, नॉरफॉक ने होंठ चबाते हुए कहा। बॉस, सैगर हेडक्वार्टर में कॉलों का रिकॉर्ड 1 माह तक रखा जाता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज चीफ ने हुक्म दिया था कि कॉलों का तमाम रिकॉर्ड वॉश कर दिया जाए। चुनांचे इनके हुक्म पर सबका तमाम रिकॉर्ड वॉश कर दिया गया। इनके ऑफिस में रिकॉर्डिंग इंचार्ज मार्श है, जो मेरा गहरा दोस्त है। आज अचानक बातों बातों में मार्श ने इस बात का जिक्र किया तो मैं चौंक पड़ा, क्योंकि मार्श के मुताबिक ये हुक्म इसके लिए भी हैरत अंगेज था। मैंने वजह पूछी तो मार्श ने बताया कि वजह का तुम्हें इसे इल्म नहीं है। अलबत्ता इसने एक अंदाज़ा लगाया है कि ब्रुक ने एंजल क्लब के एडवर्ड को कॉल की थी, और फिर फौरन ही ब्रिज स्क्वायर के इंचार्ज बॉबवुड को कॉल किया, और इसके फौरन बाद इसने कॉलों का रिकॉर्ड वॉच करने का न सिर्फ हुक्म दे दिया बल्कि बाकायदा चेकिंग भी की कि कहीं कोई टेप बाकी तो नहीं रह गई। इस पर मैंने इससे पूछा कि ब्रिज स्क्वायर में तो कॉलों का रिकॉर्ड रखा जाता होगा। इसने कहा हाँ। तो मैंने इसे भी भारी रकम की ऑफर कर दी।
कि किसी तरह वो बॉबवुड को की जाने वाली ब्रुक की कॉल की टेप मुझे लाकर दे दे। मुझे मालूम था कि मार्श इन दिनों जुए की एक सिंडिकेट के हाथों में बुरी तरह फंसा हुआ है। मैंने इसे भारी रकम की ऑफर कर दी थी ताकि मार्श को हर सूरत में ये काम करना पड़े, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे वो टेप देकर रकम ले गया है। मैंने वो टेप सुनी है। इस टेप से यही जाहिर होता है कि सर्गशाका ब्रिज स्क्वायर में मौजूद है। जैकब ने तफसील बताते हुए कहा। क्या वो टेप तुम्हारे पास मौजूद है? नॉरफॉक ने तेज लहजे में पूछा। यस बॉस, मैंने इसलिए अपनी जिंदगी की सबसे भारी रकम खर्च की है, $1,00,000। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हें $5,00,000 मैं दूंगा। ये टेप मुझे सुनवाओ, फोन पर ही सुनवाओ, नॉरफॉक ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से जैकब के लहजे में बेपनाह मुसर्रत थी, और फिर चंद लम्हों बाद टेप से आवाज सुनाई दी, और नॉरफॉक के बेइख्तियार होंठ भेज गए, क्योंकि वो ब्रुक की आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। ब्रुक बॉबवुड से बात कर रहा था और इसे बता रहा था कि एडवर्ड सर्गशाका को बेहोशी के आलम में इसके पास पहुंचाएगा, और इसने इसे बेहोश रखना है और किसी को इस बारे में इल्म नहीं होने देना। आपने टेप सुन ली बॉस? जैकब की आवाज सुनाई दी। हाँ, तुम ये टेप फौरन मेरे हेडक्वार्टर में पहुंचा दो और अपनी रकम ले जाओ। जल्दी करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, नॉरफॉक ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और नॉरफॉक ने जल्दी से कैडल पर हाथ मारा, और फिर टून आने पर इसने तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। एंथोनी बोल रहा हूँ, राब्ता होते ही एक मौदबाना आवाज सुनाई दी। एंथोनी, ट्रांस क्लब का जैकब एक टेप लेकर आने वाला है। इससे टेप लेकर इसे फौरी तौर पर 5 लाख का चेक दे देना और टेप मेरे ऑफिस में पहुंचा देना फौरन, नॉरफॉक ने कहा। यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया और नॉरफॉक ने रिसीवर रख दिया। ये टेप तुम्हारे गले में फांसी का फंदा बन गया ब्रुक, फांसी का फंदा, नॉरफॉक ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसका दिल तो चाह रहा था कि वो अपने साथियों को साथ लेकर अभी ब्रिज स्क्वायर जाए, लेकिन वो पहले इस टेप को अपने कब्जे में कर लेना चाहता था। इसे मालूम था कि ब्रुक मुतमईन होगा कि इसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिल सकता, इसलिए फौरी तौर पर वहां रेड करने की कोई जरूरत ना थी। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता था कि ब्रुक सर्गशाका को हलाक करने का हुक्म दे दे, लेकिन इससे भी नॉरफॉक को कोई फर्क ना पड़ता। सर्गशाका की जिंदगी और मौत दोनों ही एक्रीमिया के लिए फायदेमंद थी। इसे बहरहाल सर्गशाका का जिस्म बरामद करना था, और अब इसे यकीन था कि वो ऐसा कर लेगा। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक माइक्रो टेप मौजूद था। ये जैकब दे गया बॉस, नौजवान ने टेप नॉरफॉक की तरफ बढ़ाते हुए कहा। इसे यहाँ तक आते आते 1 घंटा लग गया है। नॉनसेंस, नॉरफॉक ने टेप लेते हुए कहा। इसका कहना है कि वो ट्रैफिक लॉक में फंस गया था, नौजवान ने जवाब दिया। ठीक है, जाओ, नॉरफॉक ने कहा, और इसके साथ ही इसने मेज की सबसे निचली दराज खोली। इसमें से एक जदीद माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकाला और टेप इसमें एडजस्ट करके इसने इसे ऑन कर दिया। टेप से वही गुफ्तगू शुरू हो गई जो इससे पहले वो फोन पर सुन चुका था, और नॉरफॉक के चेहरे पर मुसर्रत के तासुरात फैलते चले गए। इसे टेप को रिवाइंड किया और फिर टेप रिकॉर्डर ऑफ करके इसे फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। यस, PA टू चीफ सेक्रेटरी। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। नॉरफॉक बोल रहा हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से कहो कि इट इज इमरजेंसी, मैं फौरी इनसे बात करना चाहता हूँ, नॉरफॉक ने तेज लहजे में कहा। वो इंतहाई जरूरी मीटिंग में मसरूफ हैं और इनका हुक्म है कि मीटिंग के दौरान इन्हें किसी कीमत पर भी डिस्टर्ब ना किया जाए। 1 घंटे के बाद मीटिंग खत्म होगी तो मैं बात करा दूंगी, दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो नॉरफॉक ने होंठ चबाते हुए रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया। इसे एहसास हो रहा था कि चूंकि अब इसकी सरकारी हैसियत नहीं रही, इसलिए इसकी बात इमरजेंसी कहने के बावजूद भी नहीं कराई गई, वरना जब वो सैगर का चीफ था तो इसे इंतहाई अहमियत दी जाती थी। बहरहाल इसे 1 घंटा गुजारना था, और फिर इसने जिस तरह घड़ी देख देख कर ये घंटा गुजारा वो इसका दिल जानता था। 1 घंटे के बाद इसने एक बार फिर रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस कर दिए। PA टू चीफ सेक्रेटरी, वही नुस्वानी आवाज सुनाई दी। नॉरफॉक बोल रहा हूँ, क्या मीटिंग खत्म हुई है या नहीं? नॉरफॉक ने तल्ख लहजे में कहा। यस सर, अभी खत्म हुई है, आप होल्ड ऑन करें, मैं बात कराती हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया, और नॉरफॉक ने इत्मीनान का सांस लिया। हेलो, चंद लम्हों बाद PA की आवाज सुनाई दी। यस, नॉरफॉक ने कहा। बात कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो सर, मैं नॉरफॉक बोल रहा हूँ, नॉरफॉक ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या हुआ, क्या कुछ पता चला? पूरी हुकूमत इस वक्त इस मामले में परेशान है। अभी मैंने मीटिंग खत्म की है, इसमें भी इसी एजेंडे पर गौर होता रहा
कि अगर सर विशाखा नहीं मिलते तो फिर क्या लाया अमल इख्तियार किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी ने तेज लहजे में कहा। यस सर, मैंने सर विशाखा का हतमी सुराग लगा दिया है और जिसने ये काम किया है इसके खिलाफ एक हतमी सबूत भी हासिल कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी में सर विशाखा को इस जगह से बरामद किया जाए जहाँ वो मौजूद हैं, क्योंकि बहरहाल वो एक सरकारी इमारत है। नारफोक ने कहा। क्या कह रहे हो नारफोक? कहाँ है सर विशाखा? जल्दी बताओ, चीफ सेक्रेटरी ने तेज लहजे में कहा। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ है जनाब। ये कार्रवाई ब्रुक ने करवाई है। इससे मेरे मुखालिफ ग्रुप एडवर्ड को हायर किया है और इस वक्त सर विशाखा सैगर के एक खुफिया पॉइंट पर मौजूद हैं। मेरे पास वो टेप मौजूद है जिसमें ब्रुक और इस पॉइंट के इंचार्ज बॉबवुड के दरमियान गुफ्तगू टेप शुदा है और इसमें सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। नारफोक ने जवाब देते हुए कहा। ओह, वेरी बैड। अगर ऐसा हुआ तो ब्रुक के खिलाफ कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इसे इंतहाई इबरतनाक सजा दी जाएगी। इसने ये हरकत करके कौमी जुर्म किया है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। जनाब, आप मेरे साथ चलें और पहले सर विशाखा को वहां से बरामद कराएं। आपकी मौजूदगी इंतहाई ज़रूरी है, वरना वहां इंतहाई कत्लो गारत हो सकती है। चूंकि वो सरकारी पॉइंट है, इसलिए आपकी मौजूदगी ज़रूरी समझता हूँ। नारफोक ने कहा। कहाँ है ये पॉइंट? चीफ सेक्रेटरी ने कहा। टेम्पल रोड पर एक इमारत है, ब्रिज स्क्वायर। इस पर रेड करना है। सर विशाखा वहां मौजूद हैं। नारफोक ने कहा। टेम्पल रोड, ठीक है। तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ, फिर इकट्ठे चलेंगे। मैं खुद चाहता हूँ कि ये काम मेरी मौजूदगी में हो। चीफ सेक्रेटरी ने कहा। थैंक यू सर, नारफोक ने मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर रखकर वो तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान ब्रुक की रिहाइश गाह के एक कमरे में मौजूद था। इस रिहाइश गाह में ब्रुक की बीवी ट्रेसी और अकलौती बेटी मार्गरेट, जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी, रिहाइश पजीर थी। 2 मुलाजिम भी थे। इमरान अपने साथियों समेत रेयान के ऑफिस से निकलकर सीधा टाइम मैरी कॉलोनी पहुंचा था, जहां ब्रुक की रिहाइश गाह थी। दोनों मुलाजिमों को बेहोश करके बांध दिया गया था, जबकि ट्रेसी और मार्गरेट दोनों को भी बेहोश करके इनके बेडरूम में लिटा दिया गया था और जूलिया इसके बेडरूम की निगरानी कर रही थी। इमरान ने मार्गरेट और ट्रेसी को बेहोश करने से पहले इनसे ब्रुक के बारे में तफसीली बातचीत की थी और इमरान को मालूम हो गया था कि ब्रुक अपनी इकलौती बेटी मार्गरेट से बहुत मोहब्बत करता है। चुनाचा इसने इन्हें बेहोश करके बेडरूम में लिटाने के बाद फ़ोन पर ब्रुक के ऑफिस राब्ता कायम किया और फिर मार्गरेट की आवाज़ और लहजे में इसने ट्रेसी की अचानक पुरअसरार बीमारी का बहाना बनाकर इसे फौरी तौर पर रिहाइशगाह पर आने पर मजबूर कर दिया और अब वो इसकी आमद के इंतजार में थे। सफदर बैरूनी फाटक के करीब मौजूद था ताकि ब्रुक की आमद पर फाटक खोल सके। ट्रेसी ने बताया था कि ब्रुक फाटक पर आकर मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजाता था और फाटक खोला जाता था, जबकि तनवीर पोर्च के करीब एक चौड़े सतून की ओट में छुपा हुआ था कि ब्रुक जैसे ही कार से बाहर आए इसे बेहोश किया जा सके। कैप्टन शकील भी तनवीर के साथ दूसरे चौड़े सतून की ओट में छुपा हुआ था ताकि अगर ब्रुक ड्राइवर के हमरा आए तो ब्रुक के साथ साथ ड्राइवर को भी कवर किया जा सके। जबकि इमरान रिहाइशगाह के ड्राइंग रूम में मौजूद था। यहाँ फ़ोन भी मौजूद था। वो यहाँ इसलिए मौजूद था कि हो सकता है कि ब्रुक दफ्तर से रवाना होने से पहले या दरमियान में फ़ोन पर राब्ता कायम करे तो इसे मुतमईन किया जा सके। लेकिन जब फाटक के बाहर कार रुकने और फिर मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। इसका मतलब था कि ब्रुक दफ्तर से उठकर सीधा यहाँ पर पहुँच गया है और इससे भी इसके मार्गरेट और ट्रेसी के गहरे ताल्लुकात का पता चलता था। इमरान उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। इसने पर्दा हटाया तो इस वक्त एक कार पोर्च में रुक रही थी। कार में ड्राइविंग सीट पर अकेला ब्रुक मौजूद था। फिर वो कार से उतरकर बरामदे की तरफ बढ़ने ही लगा था कि तनवीर इस पर झपट पड़ा। ब्रुक के हलक से एक चीख सी निकली और दूसरे लम्हे वो हवा में उछलकर एक धमाके से नीचे गिरा और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकित हो गया। इमरान वापस मुड़कर कुर्सी पर आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद तनवीर और कैप्टन शकील अंदर दाखिल हुए। ब्रुक को बेहोशी के आलम में तनवीर ने अपने कांधे पर उठाया हुआ था। इसी लम्हे सफदर भी अंदर आ गया। चूंकि रस्सी का बंडल स्टोर से लाकर पहले ही यहाँ पर रख दिया गया था, इसलिए ब्रुक को इस कमरे में मौजूद कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से अच्छी तरह जकड़कर बांध दिया गया। अब इसे होश में ले आओ, इमरान ने कहा तो सफदर ने इसकी नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिए। चंद लम्हों बाद जब ब्रुक के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो सफदर ने हाथ हटाए और पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद ब्रुक की आंखें खुल गईं और इसके मुंह से बेइख्तियार कराह सी निकली।
ब्रुक की आंखों में धुंध सी छाई हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई थी और फिर इसने लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की। लेकिन जाहिर है कि रस्सी से बंधे हुए होने की वजह से वो सिर्फ कसमसाकर ही रह गया। इसके चेहरे पर यकलख्त इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए थे। कौन हो तुम? और ये तुमने मेरे घर में मुझे क्यों बांध दिया है? ब्रुक ने होठ चबाते हुए कहा। वो गौर से सामने कुर्सियों पर बैठे हुए इमरान और इसके साथियों को देख रहा था। ब्रुक, तुम एक सरकारी एजेंसी के चीफ हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने एक्रीमिया से गद्दारी करते हुए सरगशाका को सरकारी तहवील से निकाला है। इमरान ने खालिसन एक्रीमियन लहजे में बात करते हुए कहा। इसका लहजा बेहद सर्द था। ये गलत है। ये नारफॉक का मुझ पर इल्ज़ाम है। क्या तुम्हारा ताल्लुक नारफॉक से है? ब्रुक ने चौंक कर तेज लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक एक्रीमियन हुकूमत से है ब्रुक, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हुकूमत को ऐसे सबूत मिल चुके हैं जिनसे जाहिर होता है कि सरगशाका की पुरस्कार गुमशुदगी में तुम्हारा हाथ है, और तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा, क्योंकि सरगशाका को गायब करके एक्रीमिया का मुस्तकबिल तबाह करने की कोशिश की गई है। इसलिए तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम हमें बता दो कि सरगशाका इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। इस सूरत में तुम्हारी इस हरकत से चशमपोशी की जा सकती है। इमरान ने सर्द लहजे में और संजीदा लहजे में कहते हुए कहा। तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। मेरा सरगशाका से क्या ताल्लुक? ये बात तुम नारफॉक से पूछो। सरगशाका उसकी तहवील में था। ब्रुक ने पहले से ज्यादा सर्द लहजे में कहा। मैंने कोशिश की है ब्रुक, तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे, लेकिन मुझे अफसोस है कि तुमने ये मौका गिनवा दिया। इमरान ने पहले से ज्यादा सर्द लहजे में कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर यकीन करो, ब्रुक ने कहा। इसकी बेटी मार्गरेट को उठा लो यहाँ पर, इमरान ने पास बैठे हुए सफदर से कहा। क्या क्या कह रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम? ब्रुक अपनी बेटी का नाम सुनकर यकलख्त बौखला सा गया। तुम्हारे सामने इसकी गर्दन काटेंगे, इसकी आंखें निकालेंगे, इसके जिस्म की हड्डियां तोड़ देंगे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये जुल्म है। वो तो मासूम है, ये क्या कर रहे हो? ब्रुक ने बुरी तरह परेशान होते हुए कहा। जहाँ एक्रीमिया का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ हो, वहाँ मासूमियत और मोहब्बत कोई अहमियत नहीं रखती ब्रुक, इमरान ने सफाक से लहजे में कहा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ, ब्रुक ने चीखते हुए कहा। अभी सब कुछ सामने आ जाएगा, इमरान ने जवाब दिया और इसी लम्हे मार्गरेट को कांधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ। ये इसे क्या हो गया है? ब्रुक ने मार्गरेट को बेहस और हरकत देखकर चीखते हुए कहा। अभी ये सिर्फ बेहोश है, इमरान ने जवाब दिया, और फिर इसके कहने पर मार्गरेट को एक कुर्सी पर बिठाकर इससे बांध दिया गया। अब इसकी बीवी ट्रेसी को भी ले आओ, ताकि दोनों मियाँ बीवी एक्रीमिया से गद्दारी का नतीजा देख सकें, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो सफदर एक बार फिर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। मुझसे कसम ले लो, हल्फ ले लो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझ पर जो तशद्दुद करना चाहो कर लो, इन मासूमों को कुछ ना कहो, ब्रुक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। और इमरान बे इख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि ब्रुक की आवाज़ और लहजा ही बता रहा था कि इसकी इंतहाई कुव्वत बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता जवाब देती जा रही है। इस बार इमरान ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। थोड़ी देर बाद सफदर बेहोश ट्रेसी को भी कांधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ, और इसके साथ जूलिया भी थी, जिसके हाथ में रस्सी का एक बड़ा सा बंडल था। इसे भी कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से बांध दो, इमरान ने कहा। तो ट्रेसी को भी कुर्सी पर बिठाकर रस्सी से अच्छी तरह बांध दिया गया। अब इन दोनों को होश में ले आओ, इमरान ने कहा। तो सफदर ने मार्गरेट का मुंह और नाक एक ही हाथ से बंद कर दिया, जबकि जूलिया ने आगे बढ़कर ट्रेसी से यही कार्रवाई की। और फिर जब दोनों के जिस्मों में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे, तो सफदर और जूलिया दोनों मुड़कर पीछे हट गए। तुम खंजर निकालो लार्सन, और इस लड़की के करीब खड़े हो जाओ, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, सफदर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। इसका लहजा भी खालिसतन एक्रीमी था, और इसके साथ ही इसने कोट की अंदरूनी जेब से एक तेजधार खंजर निकाल लिया। इसी लम्हे मार्गरेट और फिर चंद लम्हों बाद ट्रेसी को भी होश आ गया। मार्गरेट ने बेख्तियार चीखना और रोना शुरू कर दिया, जबकि ट्रेसी के चेहरे पर हैरत और खौफ के तासुरात उभर आए थे। तुमने तो कहा था कि ब्रुक के आदमी हो और दुश्मनों से हमारी हिफाजत के लिए यहाँ पर आए हो, फिर ये क्या है? ट्रेसी ने खौफजदा और घबराए हुए लहजे में कहा। तुम्हारे शौहर ब्रुक ने एक्रीमिया से गद्दारी की है। मैंने इसे मौका दिया कि ये बच जाए, लेकिन इसे मौका गिनवा दिया। अब देखना तुम्हारी बेटी मार्गरेट के जिस्म का एक एक रेशा इस खंजर से अलहदा किया जाएगा, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो मार्गरेट ने खौफ से चीखना शुरू कर दिया, जबकि ट्रेसी का जिस्म कांपने लग गया था। रुक जाओ, कुछ मत कहो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया,
ब्रुक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। लार्सन, तुम तैयार हो? इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर सर्द लहजे में कहा। यस बॉस, सफदर ने जवाब दिया। इस लड़की का सर एक हाथ से पकड़ लो और दूसरे हाथ में मौजूद खंजर इसकी दाएं आंख के ऊपर रख दो। मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा। जब मैं 5 पर पहुंचूं तो तुमने इसकी दाएं आंख खंजर से निकाल देनी है, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो सफदर ने बड़े सफाकाना अंदाज में लड़की के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए और खंजर इसकी आंख के सामने कर दिया। ट्रेसी ने बेख्तियार चीख चीख कर रोना शुरू कर दिया। इमरान ने गिनती शुरू कर दी और ब्रुक की हालत लम्हा ब लम्हा गैर होती जा रही थी। इसके चेहरे पर पसीना फूट पड़ा था। रुक जाओ, फॉर गॉड सेक रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मुझे गोली मार दो, लेकिन इनको कुछ ना कहो। इमरान अभी 3 तक पहुंचा था कि ब्रुक हलक के बल चीख पड़ा। बोलते जाओ वरना मैं गिनती जारी रखूंगा, इमरान ने पहले से ज्यादा सफाक लहजे में कहा। वो ब्रिज स्क्वायर में है। ब्रिज स्क्वायर में टेम्पल रोड पर सेगा के खुफिया पॉइंट ब्रिज स्क्वायर में है। ब्रुक बेख्तियार फट पड़ा था। कौन है वहां का इंचार्ज? इमरान ने पूछा। बॉबवुड इंचार्ज है, बॉबवुड, ब्रुक ने जवाब दिया। सरगशाका जिंदा है या मुर्दा? इमरान ने पूछा। वो जिंदा हैं, मैंने इन्हें बेहोश रखने का कहा है। वो बेहोश हैं, तुम इन्हें ले जाओ, लेकिन मार्गरेट और ट्रेसी को कुछ ना कहो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे गोली मार दो, ब्रुक ने होंठ चबाते हुए कहा। लार्सन, हट जाओ, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। तो सफदर ने मार्गरेट के बाल छोड़ दिए और पीछे हट गया। सुनो ब्रुक, अब भी वक्त है कि तुम अपनी जान बचा लो और अपना ओहदा भी। मैं तुम्हारे साथ ये रियायत कर सकता हूँ कि अगर तुम अपने आदमी बॉबवुड को कह दो कि वो सरगशाका को मेरे आदमियों के पास भेज दें और किसी को ये ना बताए कि सरगशाका वहाँ आए भी हैं या नहीं, तो मैं सरगशाका की किसी दूसरी जगह से बरामदगी की रिपोर्ट दे दूंगा। सरगशाका वैसे भी बेहोश हैं, इसलिए इन्हें भी मालूम ना हो सकेगा कि इन्हें कहाँ रखा गया है, इसलिए तुम्हारा नाम सामने ना आएगा। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे भारी मुआवजा देना होगा, वरना दूसरी सूरत में तुम जानते हो कि तुम्हारा क्या हश्र होगा। इमरान ने इस बार नरम लहजे में कहा। मैं तैयार हूँ, फॉर गॉड सेक मुझे बचा लो। मेरा हरगिज़ मकसद गद्दारी ना था, मैं तो सिर्फ नॉर्फॉक के मुकाबले में अपनी अहमियत साबित करना चाहता था। तुम जो मुआवजा कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, ब्रुक ने जवाब देते हुए कहा। क्या नंबर है तुम्हारे आदमी बॉबवुड का? इमरान ने एक तरफ रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाते हुए कहा। तो ब्रुक ने नंबर बता दिए। इमरान ने वो नंबर प्रेस की और साथ ही लाउडर का बटन ऑन करके इसे रिसीवर सफदर की तरफ बढ़ा दिया। सफदर ने आगे बढ़कर रिसीवर और फ़ोन उठाया और फिर रिसीवर ब्रुक के कानों से लगा दिया। दूसरी तरफ घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ब्रिज स्क्वायर, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। ब्रुक बोल रहा हूँ बॉबवुड, सरगशाका की क्या पोजीशन है? ब्रुक ने कहा। वो आपके हुक्म के मुताबिक बेहोश हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। अच्छा सुनो, हुकूमत को इल्म हो गया है कि हमने सरगशाका को यहाँ रखा हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरगशाका को फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट करा दूँ। और अगर कोई भी तुमसे पूछे तो तुमने इनकी यहाँ आमद और मौजूदगी से कतई इनकार कर देना है, ब्रुक ने कहा। यस बॉस, जैसे आपका हुक्म, बॉबवुड ने जवाब देते हुए कहा। तुम ऐसा करो कि सरगशाका को इसी बेहोशी के आलम में करीबी ग्रीन हिल्स कॉलोनी की कोठी नंबर 101 में पहुंचा दो। वहाँ मेरा खास आदमी पीटर मौजूद होगा। तुम सरगशाका को इसके हवाले करके वापस चले जाना, अभी और इसी वक्त ये काम कर दो। इसके बाद तुमने हर मामले से इनकार कर देना है, ब्रुक ने कहा। यस बॉस, हुक्म की तामील होगी, बॉबवुड ने जवाब दिया और ब्रुक के सर के इशारे पर सफदर ने रिसीवर हटाया और क्रेडल दबा दिया। अब दूसरा नंबर डायल करो ताकि मैं पीटर को हिदायत दे दूं। तुम जाकर पीटर से सरगशाका को वसूल कर लेना, ब्रुक ने कहा। पीटर से कोई कोड मुकर्रर कर लेना, इमरान ने कहा। तो ब्रुक ने इस बात में सर हिला दिया और साथ ही इसने एक और नंबर बता दिया। सफदर ने फोन पीस को कुर्सी पर रखा और फिर ब्रुक का बताया हुआ नंबर प्रेस कर दिया। दूसरी तरफ से घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। सफदर ने कुर्सी उठाकर ब्रुक की कुर्सी के करीब रखी और फिर फोन पीस को वहीं कुर्सी पर ही रहने दिया और रिसीवर ब्रुक के कान से लगा दिया। इसी लम्हे दूसरी तरफ से रिसीवर उठाने की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, पीटर बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। पीटर, मैं ब्रुक बोल रहा हूँ, ब्रुक ने कहा। ओह यस बॉस, दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलख्त मौदबाना हो गया। पीटर, ब्रिज स्क्वायर का चीफ बॉबवुड एक अफ्रीकी बेहोश आदमी को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए ला रहा है। ये एक मौजूद शख्सियत है, तुमने इनका ख्याल रखना है। इसके बाद मेरे खास आदमी तुम्हारे पास पहुंचेंगे
और वो इस शख्सियत को अपने साथ लेकर जाएंगे। कोड जहन में बिठा लो, आने वाले रेड स्पॉट कहेंगे, जबकि तुमने जवाब में डार्क आई कहना है। फिर आने वाले ब्राइट सन कहेंगे और कोड मुकम्मल हो जाएगा। फिर तुमसे इस अफ्रीकी शख्सियत को इनके हवाले कर देना है और इसके बाद तुमने ये पॉइंट लॉक करके खुद अपने पुराने पॉइंट पर चले जाना है। समझ गए? ब्रुक ने कहा। यस बॉस, समझ गया हूँ, पीटर ने जवाब दिया। और ब्रुक ने ओके कह दिया तो सफदर ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। मेरे साथ आओ लार्सन, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा और फिर वो मुड़कर कमरे से बाहर आ गया। सफदर इसके पीछे था। बाहर बरामदे में पहुंचकर इमरान रुक गया। तुम तनवीर को साथ लेकर जाओ और पीटर से सरगशाका को वसूल करके गोल्डन स्क्वायर की कोठी नंबर 37 ब्लॉक ए पर ले जाना। वहाँ डगलस मौजूद होगा। इसे वहाँ एक प्राइवेट क्लब बनाया हुआ है। इसे तुमने प्रिंस ऑफ ढम्प का नाम लेना है। मैं इसे यहाँ से फोन पर हिदायत दे दूंगा। वो सरगशाका को अपने पास रख लेगा। तुमने भी वहीं पर रहना है और फिर मुझे फोन पर इतला कर देना। मैं तुम्हारी तरफ से इतला मिलते ही जूलिया समेत वहां पर पहुंच जाऊंगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। अंदर से फोन सेट ले आओ और कमरे में रख दो ताकि मैं ओल्ड डगलस से बात कर लूं। इमरान ने कहा तो सफदर सर हिलाता हुआ मुड़ा और इस कमरे की तरफ बढ़ गया जहां सब लोग मौजूद थे। सफदर जब वहां से फोन पीस उठाए बाहर आया तो तनवीर इसके पीछे बाहर आ गया था। तुम दोनों जाओ, तमाम काम इंतहाई एहतियात से करना, इमरान ने कहा और सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर इसने तनवीर को अपने पीछे आने का इशारा किया और फाटक की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फोन पीस इसके हाथ से ले लिया। फिर कोने वाले कमरे में पहुंचकर इमरान ने फोन को मखसूस पॉइंट पर फिक्स किया और रिसीवर उठाकर टून चेक की। टून मौजूद थी। इसने तेजी से नंबर डायल करना शुरू कर दिया। यस, डगलस बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही एक थरथराती हुई सी आवाज सुनाई दी। बोलने वाले की आवाज बता रही थी कि वो खासा बूढ़ा आदमी है। ओल्ड डगलस, मैं प्रिंस ऑफ ढम्प बोल रहा हूँ, इमरान ने अपने असल लहजे में कहा। ओह प्रिंस, तुम कहाँ से बोल रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। मैं यहाँ पर विलिंगटन से ही बोल रहा हूँ। एक अहम अमानत तुम्हारे पास रखवाना है, इमरान ने कहा। एक क्या? 1,00,000 अमानतें रखने पर तैयार हूँ प्रिंस, डगलस की बेतकल्लुफाना आवाज सुनाई दी। मेरे 2 आदमी एक अफ्रीकी शख्सियत को लेकर तुम्हारे पास पहुंचेंगे। वो मेरा नाम लेंगे। तुमने इस अफ्रीकी शख्सियत को इंतहाई इज्जत से रखना है। फिर मेरे आदमियों को फोन कॉल कर देना। इसके बाद मैं खुद वहां पर पहुंच जाऊंगा, इमरान ने कहा। ठीक है, दूसरी तरफ से डगलस ने कहा। तो इमरान ने रिसीवर रखा और फिर फोन पीस की तार को सॉकेट से अलहदा किया और फोन पीस उठाए वो दोबारा इसी कमरे में पहुंच गया जहाँ कैप्टन शकील और जूलिया मौजूद थे, जबकि ब्रुक, ट्रेसी और मार्गरेट तीनों इसी तरह बंधे हुए बैठे थे। इन दोनों को आज़ाद कर दो, ब्रुक ने इमरान से कहा। अभी थोड़ी देर बाद तुम तीनों ही आज़ाद हो जाओगे, फिक्र मत करो, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा और ब्रुक खामोश हो गया। इमरान ने कनेक्शन सॉकेट से जोड़ दिया था। फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, इमरान ने कहा। लार्सन बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से जवाब मिला और इमरान समझ गया कि सफदर बोल रहा है। क्या पोजीशन है? इमरान ने पूछा। ऑल इज ओके, सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। ओके ब्रुक, अब ये तुम पर मुनहसिर है कि तुम अपने आप को किस हद तक महफूज रखते हो। अगर तुम या तुम्हारे आदमियों ने जबान खोल दी तो फिर तुम्हारा जो अंजाम होगा वो तुम खुद बेहतर समझ सकते हो, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। इसके साथ ही इसका बाजू घूमा और इसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से ब्रुक की कनपट्टी पर पड़ा और ब्रुक के हलक से चीख निकली और इसकी गर्दन साइड में ढलक गई। मार्गरेट और ट्रेसी ने एक बार फिर चीखना शुरू कर दिया। खामोश हो जाओ वरना, इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो वो दोनों सहम कर खामोश हो गईं। इसे खोल दो, इमरान ने कैप्टन शकील से मुखातिब होकर ब्रुक की तरफ इशारा करते हुए कहा और कैप्टन शकील खामोशी से आगे बढ़ा और इसे ब्रुक की रस्सियां खोलना शुरू कर दी। अभी ये होश में आ जाएगा और फिर ये खुद ही तुम्हें खोल देगा, लेकिन अगर तुमने चीखो पुकार की तो फिर ब्रुक का ना सिर्फ ओहदा बल्कि इसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जूलिया भी इसके साथ ही मुड़ी और कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कैप्टन शकील भी बाहर आ गया। आओ, अब हमें टैक्सी इस्तेमाल करना होगी, इमरान ने कहा और तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। इसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, क्योंकि बहरहाल वो सरगशाका को अपनी तहवील में लेने में कामयाब हो गया था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।